ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। हमें लग रहा होता है कि क्या बेवकूफ़ सी हरकत है हम, और क्या हम मतलब पागल ही बना रहे हैं ख़ुद को कि हम बार बार कही जा रहे हैं अगला बंदा गुस्सा कर रहा है और मैं कैसे सुकून से रहूँ, मैं कैसे चुप करके बैठा रहूँ। तो ये जो चीज़ होती है ना, यही चीज़ सारी मसले की ख़राबी की तरफ आती है कि जब हमें ये लगना शुरू हो जाता है कि अगर उसने ऐसा किया है तो फिर मेरा करना भी बनता है, जायज़ है ऐसा करना। बट इट्स नॉट लाइक दैट। हम में और अगले बंदे में बड़ा फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप जब सोसाइटी में एंटर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी क्रूशल कॉन्वर्सेशन का नाम सुना भी नहीं होगा। आज से पहले, जब इस ट्रीटमेंट में आने से पहले आप लोगों को भी आई एम श्योर इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा कि क्रूशल कॉन्वर्सेशन भी एक स्किल है जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर सकते हैं, आप अपनी फ्रेंडशिप्स ठीक कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। तो यहाँ आने से पहले तो आपको ये चीज़ नहीं पता थी ना, राइट? अब यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ आपका ऐसा आमना सामना होगा जिन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। अब उनको आप सिखा तो नहीं सकते, लेकिन माइंड में सबसे पहली सोच ही ये आती है कि एक बातचीत करना सीख जाए। ऐसे करते हैं, बहुत लोग करते हैं, आपको स्नप करने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, बिकॉज पीपल कैन नॉट सी यू कि आपको एक राइट बिहेवियर शो कर रहे हैं। लोगों को अच्छी नहीं लगती, और लोग जो आपके साथ सिंसेयर नहीं होते उन्हें ये चीज़ कभी भी पसंद नहीं आएगी कि आप मेंटली और फिजिकली ग्रो कर रहे हैं। आप उस टाइम भी नहीं समझाएंगे, आप ये स्किल अप्लाई करेंगे कि किस तरह से मैंने रिएक्ट करना है। सिंसेरिटी का मतलब ही ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से रिएक्ट करना है जब अगला बंदा गुस्से में है, जब अगला बंदा साइलेंस या वॉयलेंस पे चला गया तो मैंने क्या रिएक्शन देना है। पहला स्टेप ही ये है। मतलब आप उसकी तरफ नहीं जाते। देखिए, आप सेम रिएक्शन तो देंगे नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि आप हर दफ़ा उनको सेम ही जवाब देंगे, आप डिफरेंट तरीक़ों से ट्राई करेंगे। यही चीज़ है ना कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप सही हैं, बिकॉज यू हैव ऑल्सो, मतलब यू हैव दी स्पेस कि आप गलती कर सकते हैं, ठीक है? यू आर नॉट गॉड, यू आर नॉट एंजल, आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये जो एक फिक्स माइंड बिलीफ होता है ना हमारा कि मेरी तो गलती थी नहीं या मेरी तो गलती है नहीं, ऐसा नहीं होता। गलती हमारी भी होती है। यस, अगला बंदा अगर गुस्सा कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी भी गलती हो सकता है वो किसी माइंड स्टेट से गुजर रहा हो सकता है उसके ऑलरेडी लाइफ में कोई बड़े इश्यूज़ चल रहे हो, मसले चल रहे हो सकता है वो ऑलरेडी अपने इश्यूज़ के साथ इतना ऑक्यूपाइड हो कि उसने ये फील ही ना किया हो कि आपसे उसने किस तरह से रिएक्ट किया है या किस तरह से बात। एम्पैथी के ज़रिए एम्पैथाइज़ करना चाहिए उसको, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एम्पैथाइज़ करें, उसके शूज़ में पाँव रख के देखें कि वो एक्चुअली में फ़ील क्या कर रहा है। तो हल ये नहीं होता कि आप अपने आप को ये कह दें कि मेरी तो गलती नहीं, और आप ये अपने आप को कहना शुरू कर दें कि मैं इंसैनिटी की तरफ जा रहा हूँ और वो हमेशा मेरे से गुस्से से। देखें, इंसैनिटी वो है, इनसेन बिहेवियर उनका है, बिकॉज जब भी आप उनसे बात करते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और वही रिपीटेडली यही चीज़ हो रही है। लेकिन आप अपने काम में रहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी में रहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी से आगे या पीछे नहीं होते हैं, आप अपने स्किल में रहते हैं। जो स्किल आपने सीखा है क्रूशल कॉन्वर्सेशन का, कि जब अगला बंदा गुस्से में आ जाए या वो रूड तरीके से बात करे तो आपने किस तरह से बिहेव करना है या क्या रिएक्शन देना है उनको, वो आप करते रहते हैं और यही आपकी टीचिंग है। अब जैसे जब 5 वक्त की नमाज़ों का हमें कहा गया है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी और हम रोज़ाना पढ़ते हैं, तो ये इंसैनिटी तो नहीं है कि वही काम हम रोज़ाना कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट इंसैनिटी, दिस इज़ व्हाट, ये हमारे बिलीव्स हैं, ये हमारी वैल्यूज़ हैं। तो आप अपने बिलीव्स या अपनी वैल्यूज़ से हटते नहीं हो। सो दिस इज़ नॉट इंसैनिटी, दिस इज़ सेन बिहेवियर। ये एक ऐसा रवैया जो बहुत सेन है, सैनिटी की तरफ लेकर जाता है हमें। ये हमारी इंसैनिटी नहीं होती है। वो आपका अपने ऊपर फोकस होना चाहिए कि मैं, अगर अगला बंदा गुस्सा कर गया ना तो मैंने गुस्सा नहीं करना या मैंने वैसा रिएक्शन नहीं देना जैसे उसने रिएक्शन दिया है। आपका फोकस इसके ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप अपने साथ सिंसेयर हो जाएं, आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेकर आएँ, और थर्ड चीज़ आप पेशेंट हो जाएं। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। सिंसेरिटी हमने कर ली कि आप अपने साथ सिंसेयर हो जाएं कि आपने अपना रवैया वही रखना है जो आपका पहले था। मतलब आपका कोई रवैये में चेंज नहीं आई है उसका गुस्सा कर लेने से। आपका रवैया पहले भी वही था और अभी भी वही है। इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो इमोशनल मास्किंग कहाँ से होगी, जब आप एक स्किल, एक इमोशन आ रहा है। देखिए, गुस्सा तो आने वाली चीज़ है, वो तो आपको बैठे बैठे भी आ सकता है। वो तो एक इमोशन है, उसने तो आना है, उसने तो अपना काम करना है। उसको चेंज करते हैं, सीखते हैं कि मैंने अपने गुस्से को मैनेज किस तरह से करना है। सो दिस इज़ नॉट मास्किंग, वो इमोशनल रेगुलेशन हो जाएगी। तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, आप उनको मास्क नहीं लगा रहे होते, आप उनको हाइड नहीं कर रहे होते। आप कोई ना कोई स्किल सीख कर, अपनी एंगर मैनेजमेंट का स्किल अप्लाई कर कर अपने गुस्से को मैनेज करते हैं। तो आप इसमें मास्किंग नहीं करते।
तो सिंसेरिटी के बाद क्यूरियोसिटी हो जाए। अब हम अपनी क्यूरियोसिटी को पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। हम ये सोचें अपने माइंड में अगर कि ऐसा क्या इनके जहन में चल रहा था जिसकी वजह से ये इतना गुस्सा कर गए, ऐसा क्या इनके माइंड में चल रहा था जिसकी वजह से ये इतना रूड हो गए, ऐसा क्या चल रहा था इनके जहन में कि जिसकी वजह से ये इतना इन्होंने मुझसे इतना रूड तरीके से बिहेव किया या इतना बुरे तरीके से बिहेव किया। कैसे ख़राब होगा सब कुछ। आप क्यूरियोसिटी की तरफ जाएंगे ना, देखिए आप अपने आप को क्यूरियस करेंगे कि मे बी कोई रीज़न हो, ऐसी पूछ के देख लेता हूँ इनसे। ऑब्वियसली वो स्टेट में नहीं होंगे बिकॉज उनकी सेफ्टी एट रिस्क होगी। जब कोई इंसान साइलेंस या वायलेंस की तरफ में जाता है तो क्या होता है, उसकी सेफ्टी एट रिस्क होती है ना, वो अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहा होता आपसे बात करने के लिए। इसीलिए वो या तो वो साइलेंस, या तो वो गुस्से में आ जाता है, या तो बिल्कुल चुप हो जाता है। जब कोई इंसान आपसे बात करने के लिए सेफ फील नहीं कर रहा होता, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता, मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। जब आप सब यहाँ पे शुरू में आते हैं, काउंसलर्स आपसे मिलते हैं, वो आपसे पूछते हैं अच्छा कितने साल हो गए नशा करते हुए। पहला जवाब क्या होता है, एडिक्ट, मैं तो करता ही नहीं हूँ। नशे वो क्या होते हैं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं और नशे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये सब जवाब आप देते हैं ना, सब देते हैं ये। दैट मीन्स कि उस पॉइंट पर आप सब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते हमें ये बात बताना, मतलब आपको आपकी सेफ्टी रिस्क पर लग रही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रेपो बिल्ड होती है, जब आहिस्ता आहिस्ता काउंसलर्स के साथ आपका ट्रस्ट बनना शुरू होता है, फिर आप ओपन अप होते हैं। और फिर एक दिन आता है आप खुद से शेयर करते हैं कि इतने साल हो गए मुझे नशा करते हुए और मैंने ये नशे किए हैं, इस नशे ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो आप इन सब चीज़ों की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर है कि किस तरह से हमारी सेफ्टी एट रिस्क होती है। जैसे आपने कोई अपनी फैमिली से कोई बातचीत करनी है और कोई परमिशन लेनी है, कुछ करना है, लेकिन आप उनसे वो बातचीत कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज आपकी सेफ्टी एट रिस्क है, क्योंकि आप उनके साथ डायलॉग में एंटर होने के लिए सेफ़ नहीं फील कर रहे। आपको लग रहा है कि अगर मैंने उनसे ये बात की तो अगला बंदा साइलेंस या वायलेंस में चला जाएगा, या वो गुस्से में चला जाएगा, या बिल्कुल चुप हो जाएगा। आपको ये सेफ नहीं फील हो रहा होता, इसीलिए आप उनसे डायलॉग में एंटर नहीं होते। स्टार्ट विद द हार्ट का ये है कि बी सिंसेयर, मतलब बी प्रिपेयर्ड टू लिसन। आप बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि जो भी बात आ रही है, जो भी बात करना चाहते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पूल ऑफ मीनिंग इज़ अ टर्म जो कि हम क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में जिसको डिस्कस करते हैं। सो इट्स लाइक देयर इज़ अ पूल, सब अपना अपना मीनिंग्स ऐड करते हैं। जैसे अभी मैं पूछूं कि सबकी फेवरेट कार कौन कौन सी है, या सबका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा। सो दिस इज़ एक पूल बन जाएगा, ठीक है। सब अपना अपना ओपिनियंस देते हैं। तो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में ये बातचीत डिस्कस होती है कि जब भी दो बंदों में डायलॉग होता है तो एक पूल क्रिएट हो जाता है, और वहाँ पे एक बंदे ने अपना ओपिनियन दिया और एक बंदे ने अपना ओपिनियन दिया। उन दोनों की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी की भी ओपिनियन को निगेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं तुम्हारा तो ओपिनियन मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगले का ओपिनियन बिल्कुल मैटर करता है। जैसे आप सब हमें कहते हैं कि मैंने सिगरेट पीना, मैंने तो बाहर जाके सिगरेट तो डेफिनेटली पीना है, ठीक है, बाकी नशे नहीं करूँगा, सिगरेट तो मैं पीऊँगा। हम ये तो नहीं कहते कि नहीं आपने ये बात करनी ही नहीं है, हम आपको करने देते हैं और आप करते हैं इस चीज़ को डिस्कस। मतलब हम आपकी ओपिनियन की वैल्यू करते हैं। एक चीज़ जो सही नहीं है, एक ऐसा बिहेवियर जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, उससे मना करना आई थिंक जायज़ है। जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, चाहे वो एडिक्ट्स हैं चाहे वो एडिक्ट्स नहीं हैं, सबको पता है कि सिगरेट इज़ हार्मफुल। एवरीवन नोज इट। इवन तो उसके डब्बी पे भी लिखा होता है कि ये हार्मफुल है। सब पढ़ते हैं और सबके माइंड में अनकॉन्शियस ये रन कर रहा होता है। करता है, क्रेविंग्स तो डेफिनेटली होती हैं, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे बेसिकली कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है ना, उसकी वजह से हमारा दिल नहीं कर रहा होता कि सिगरेट की क्रेविंग नहीं होती, बट होती है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको क्रेविंग होती भी है। जैसे आप सब यहाँ पे आपका इलाज हो रहा है, सब यहाँ पे हैं, आउटडोर पेशेंट्स भी, इंडोर पेशेंट्स भी। सबको जब आप एक्टिव एडिक्शन में थे तो उस टाइम एहसास होता था ना कि छोड़ देता हूँ इन नशों को। बड़ी दफ़ा कोशिशें भी की थी, पता था ना ये चीज़ के ख़राब होते हैं नशे, मेरी लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें इस तरह से होती है कि ड्रग्स जो होते हैं सारे ही ख़राब होते हैं, और ये चीज़ हमें पता होता है। इवन सिगरेट का भी हमें पता होता है कि हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। इट्स अ स्लो पॉइजन। डीप डाउन अनकॉन्शियसली ये नॉलेज हम सबको होती है, बट हम एक डिनाइल में रहना पसंद कर रहे होते हैं, हम एक खुद फरेबी में रहना पसंद कर रहे होते हैं। वी इंजॉय इन दैट फेज जहाँ पे हम अपने ही आप को धोखा दे रहे होते हैं। हम रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे होते, बिकॉज हमारे लिए वो रियलिटी बहुत हार्श है। होते हैं रिलैप्सेस, होते हैं, सबके होते हैं। कुछ अपनी तरफ से बहुत पेशेंट्स कोशिश करते हैं चीज़ों को छोड़ने की, बट वो नहीं छोड़ पाते, बिकॉज ये एक बीमारी है।
ये एक फ़िज़िकल डिजीज़ है, इट्स नॉट लाइक कि ऐसी बीमारी जो आपकी विल पावर से ठीक होने वाली है। सो इट्स अ फिज़िकल डिजीज़, जिस्मानी बीमारी है, और इसका इलाज ही एक हल है। इलाज के बगैर अगर आप किसी और साइड पर जाएंगे तो आप हल की तरफ नहीं आ रहे होते। तो सिंसेरिटी का कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है कि किस तरह से हम सिंसेरिटी के साथ चलेंगे। लाइक अपने आप को हमने प्रिपेयर करना है कि हमने अगले की बात सुननी है। नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसका है, स्टार्ट विद द हार्ट का, दैट इज़ कि बी क्यूरियस, कि अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करें कि अगला बंदा अनसेफ क्यों फील कर रहा है, क्या ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो सेफ्टी उसकी एट रिस्क आ गई है, या क्या ऐसी बात होगी जिसकी वजह से वो सेफ़ नहीं फील कर रहा, वो बात नहीं कर पा रहा, वो इनिशिएट नहीं ले पा रहा, ऐसा क्या हो गया है। तो जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होना शुरू होती है ना, आपके अंदर एक अर्ज डेवलप होती है कि आप अगले बंदे से पूछें कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्यों इस तरह से बातचीत कर रहे हो, या क्या इशू है, या क्या मसला है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है, और वो जो गुस्से का एलिमेंट होता है ना, वो रिजाइड डाउन होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है कि मैं उसे पूछता तो हूँ कि आखिर वो इस तरह से क्यों महसूस कर रहा है, क्या मैंने उसको कोई ऐसा जेस्चर शो किया जिसकी वजह से उसको ये लग रहा है कि वो उसने गुस्सा इतना ज़्यादा किया है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, या कोई सिचुएशन ऐसी है, या उसका माइंड स्टेट ऐसा है, ऐसी क्या वजह हुई है जिसकी वजह से वो इस तरफ इतने गुस्से में चला गया। तो आप अपने आप को क्यूरियस करते हो। उसके बाद लास्ट है बी पेशेंट, कि आप अपने अंदर पेशेंस लेकर आते हो। रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्रूशल कॉन्वर्सेशन। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके अंदर हौसला नहीं है लोगों की बातों को बर्दाश्त करने का, चीज़ों को हैंडल करने का, क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का, तो आप मतलब बहुत डैमेजेस आपकी लाइफ में आते हैं, आप बहुत सफ़र करते हैं। आपकी सेल्फ़ इस्टीम जब अप्रोप्रिएट होगी ना, हेल्दी सेल्फ़ इस्टीम होगी, तो आप अपने अंदर ही एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो फिर आपको होगा कि मैंने क्रिटिसिज्म बड़ी इजीली फेस करना है। बहुत डिफ़िकल्ट है, आप अगला बंदा माइंड भी बहुत कर जाता है, बुरा भी बहुत लगता है, आप हर्ट भी बहुत होते हैं, और ये वाकई में हर किसी की बस की बात नहीं होती। बट इट्स अ वेरी यूज़फुल स्किल अगर आप क्रिटिसिज्म को हैंडल करना सीख जाएं। अगर आप ये चीज़ सीख जाएं कि मैंने अगले बंदे की बात को बर्दाश्त कैसे करना है, इसके लिए सबसे अहम बात ये है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहते हैं। व्हेन यू नो कि आपने ये काम नहीं किया और अगला बंदा 100 बातें करते रहे, आपको उस बात से, उसकी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज डीप डाउन आप क्लियर होते हो। जो आप उनसे कहेंगे मुझे पता है कि मेरे एक्शंस कैसे हैं, और मैं किसी की बातों में आके या किसी की कोई मुझे उकसाए तो मैं इस चीज़ पे अपने रवैये ख़राब नहीं करूँगा। मैं अगले बंदे जैसा नहीं बन सकता। उसने मेरे साथ ख़राब रवैया किया, ज़रूरी नहीं कि मैं भी उसके साथ ख़राब बन जाऊँ। वो एक कहावत भी बहुत है कि गधे के साथ गधा नहीं बन जाना चाहिए। तो हमें अपने रवैये, अपने एक्शंस वैसे ही रखने चाहिए जैसे हैं। याद रखिए, हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारे जो एथिक्स हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको हम जितनी इंपॉर्टेंस देंगे उतना हम इस बीमारी से, हम किसी भी नफ्सियाती बीमारी से दूर रहेंगे। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को अप्लाई करते रहेंगे, तो जो हमें सिखाया गया है कि गुस्से का जवाब गुस्सा नहीं है। आपने बड़ी दफ़ा करके देख लिया, गुस्से का जवाब आगे गुस्से से भी देख के देख लिया, कुछ मिलता है, काम बिगड़ता है, लड़ाई और बढ़ती है, आर्ग्यूमेंट और बिल्ड होता है, मसाइल और पैदा होते हैं। तो गुस्से का जवाब, पहली बात तो डन है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया जा सकता। हाँ, और बहुत सारे तरीके हम अप्लाई कर सकते हैं जिनके थ्रू हम गुस्से का जवाब देना सीख सकते हैं, जिनमें से एक ये है जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अपने अंदर हौसला पैदा करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने अंदर पेशेंस लेकर आना, लोगों की बातों को बर्दाश्त करना, रिएक्ट ना करना, रिएक्शन ना देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि एक चीज़ है जिसमें हम कहते हैं कि समटाइम्स अब नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। कि समटाइम्स कुछ हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब आप कोई रिएक्शन नहीं देते ना, वही एक्चुअली बेस्ट रिएक्शन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इग्नोर करें, लेकिन आप रिएक्ट ना करें। जैसे अगले बंदे ने आपसे रूड तरीके से बात की है, वो आपसे नाराज़ भी हो गया है, वो गुस्से में भी आ गया है, उसने बहुत बदतमीज़ी भी की है, सो आप चीज़ों को डस्ट ऑफ होने देते हैं, आप चीज़ों को थोड़ा सा बैठने देते हैं, और आप उनसे बात नहीं करते, आप रिएक्शन नहीं देते, आप कोई रिएक्ट ही नहीं करते। तो जब अगले दिन आप उनसे बात करने के लिए जाएंगे और कॉन्वर्सेशन में एंटर होंगे, तो मुझे बताएं कि उनके और आपकी इमोशंस में कितना फ़र्क आ चुका होगा। वो जो बात कल की थी, आपने नेक्स्ट डे आके उनसे कन्फ्रंट की और उनसे की है, तो उनके गुस्से की शिद्दत भी कितनी कम हो चुकी होगी और आपकी इमोशंस भी कितने मैनेज हो चुके होंगे। ऐसा ही है कि नहीं है? जब आप थोड़ा सा चीज़ों को टाइम देते हैं, तो समटाइम्स नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। समटाइम्स आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे हर किसी को आपने रिएक्शन ही देना है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बात पे आपने रिएक्ट ही करना है। इट्स नॉट नेसेसरी।
बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, हालात ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप ना अपना रिएक्शन दें, जिसमें आप रिएक्ट ना करें, क्योंकि कभी कभी इसी चीज़ में बेहतरी होती है और ये बेहतरी ही हमें आगे और बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। तो इसके लिए हमारा हौसलेमंद होना, हमारा पेशेंट होना बड़ा अहम है। तो ये चीज़ें सबसे पहले तो ये तीनों चीज़ें अपने माइंड में रखनी है कि जब भी कोई अगला बंदा गुस्से में आ जाए या अगला बंदा नाराज़ हो जाए, रूड हो जाए, तो आपने अपना रवैया कैसे रखना है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप अपनी सिंसियर हो जाएं, आप क्यूरियस हो जाएं और आप पेशेंस लेवल अपने अंदर लेकर आएँ। नेक्स्ट स्टेप जो हम कर सकते हैं दैट इज़ कि हम अगले बंदे के पाथ टू एक्शन को इनकरेज कर सकते हैं। मतलब 2-3 सेशंस में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि अगले बंदे का कि हमारा पाथ टू एक्शन क्या है, लेकिन इस बार हमने ये देखना है कि अगर आपने अपने आप को कोई स्टोरी सुनाई हुई है ना माइंड में, तो अगले बंदे ने भी सुनाई हुई है। तो जब आप किसी के साथ डायलॉग में होते हैं ना, तो सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाते, सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचते, आप अगले बंदे को भी देखते हैं। आप ये भी सोचते हैं कि वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आ रहा है, वो किस बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, वो किस स्टोरी लाइन के साथ आ रहा है। आप ये चीज़ें भी देखते हैं, आप ये चीज़ें भी नोटिस में रखते हैं। आप सिर्फ अपने तक ही नहीं रहते। तो इस स्टेज पे हम अगले की स्टोरी को माइंड में रखते हैं कि अच्छा उसने अपने आप को माइंड में ऐसी क्या बात सुनाई हुई है या ऐसी क्या चीज़ बताई हुई है जिसकी वजह से उसने इतना बुरा रिएक्शन दिया। कभी ये सोचा है वैसे? आप बस अपने आप को एक सेंटेंस तो बता सकते हैं ना, एक चीज़ तो बता सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज और हर हेड, इट इज़ अ गुड वे, लाइक अभी हम जा रहे हैं सोल्यूशन की तरफ, दिस इज़ अ स्टेप 1 फॉर दैट सोल्यूशन ना, कि आप अपने आप को एटलीस्ट ये कह देते हो कि क्या मतलब उनके माइंड में ऐसा क्या चल रहा होगा, अब उनकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्वर्सेशन में से स्टेप आउट कर जाएं और इस साइकिल को रिपीट, इस साइकिल को ब्रेक करें एंड ब्रेक दिस साइकिल एंड मेक इट सेफ, कि आप इस साइकिल को ब्रेक करें जो बार बार लड़ाई गुस्सा हो रहा है, इस साइकिल को ब्रेक कर आप कॉन्वर्सेशन से स्टेप आउट करें और आप फिर इस चीज़ के बारे में सीखें, आप फिर री एंटर हों और आप ये देखें कि अगला बंदा किस स्टोरी लाइन के साथ है। जैसे आपकी फैमिली मीटिंग ख़राब होती है और आप थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, बट फैमिली रूड नहीं हुई होती, तो आपके पास अपनी जस्टिफिकेशन होती है ना कि आपने रूड क्यों बिहेव किया। काउंसलर्स आपसे बाद में पूछते हैं कि आज आपने मीटिंग बड़ी ख़राब की, आपकी क्या ऐसे माइंड में चल रहा था, तो वो बताते हैं कि बस मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मेरे घर वाले मुझसे इतनी नफरत करते हैं, मुझे अपने से दूर रख दिया, अपने से अकेला छोड़ दिया है, मुझसे बात नहीं करते, मुझे पता नहीं यहाँ पे ले आए हैं, 100 दिन के लिए यहाँ रख लिए। तो ये आपकी माइंड में स्टोरी चल रही होती है, जिसकी वजह से, उस स्टोरी की वजह से आपने उनको रिएक्शन दिया होता है मीटिंग में। इसी तरह यही चीज़ फैमिली के ऊपर भी अप्लाई होती है, उनके माइंड में भी कोई स्टोरी चल रही होती है तो वो आपको रिएक्शन देते हैं। तो इन शॉर्ट हर बंदे के अंदर अपनी एक अलग स्टोरी चल रही होती है, हर बंदे का अपना अपना एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान का अपना एक अलग पैराडाइम होता है। जैसे अगर हम किसी एक जर्नल टर्म की चीज़ के क्वेश्चन पूछ लें तो हर बंदे का, जैसे रेस्टोरेंट पूछ लें किसी का फेवरेट, तो हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव होगा। आप मुझे बताएंगे कि फ़लाँ रेस्टोरेंट मेरा फेवरेट है, आप उसके साथ रीजंस भी देंगे कि ये मेरा फेवरेट क्यों है, ये मुझे रेस्टोरेंट क्यों पसंद है। कोई और बंदा है वो उसको बताएगा अपना फेवरेट रेस्टोरेंट, तो वो अपनी रीजंस देगा। तो हर इंसान की अपनी अपनी लॉजिक्स हैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, इसलिए हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है। हर इंसान एक अलग बैकग्राउंड के साथ आ रहा होता है, उसके माइंड में जो चल रही होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगला बंदा आपके साथ गुस्से में आ जाए, गुस्से से पेश आए या वो रूड तरीके से आपसे बात करे, तो आप अगले बंदे को इस तरफ लेकर जाएं। आप फ़िलहाल के लिए क्या करें कि कॉन्वर्सेशन को स्टॉप कर दें, आप उसको समझाएं ये सारा बात कि माइट बी यू हैव सीन समथिंग, उसकी बेस के ऊपर आपने अपने आप को स्टोरी सुनाई, उसकी बेस पे आपको फील हुआ एंड देन उसकी बेस पे आपने एक्शंस किए। तो आप अपने आप को ये चीज़ बता रहे होते हैं, आप अपने आप को अगले बंदे की हेल्प कर रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर लाइक यू आर ट्राइंग टू हेल्प हिम और हर। आप अपना बेस्ट पॉसिबल देते हैं बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद योर हार्ट। आप अपने दिल से चीज़ों को शुरू करें, आप सिंसियर हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप पेशेंट्स हैं, पेशेंट के साथ चल रहे हैं आप। तो आप अपने आप को ये सारी चीज़ें सिखा रहे होते हैं जिसकी बेस पर आप अगले की भी हेल्प करते हैं। तो अगर आप अगले की हेल्प करें तो इसमें कोई बुराई है क्या कि उसकी मदद कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन को अच्छा रखने में। वो आपके लिए बहुत इंसान, वो बहुत मैटर करता है, उसकी बहुत वैल्यू है आपकी लाइफ में। आप उनको बहुत कुछ, मतलब आप उनसे बहुत प्यार भी करते हैं, उनकी फ़िक्र भी करते हैं, उनका एहसास भी करते हैं और आप उनको समझाना चाह रहे हैं कि अच्छा बातचीत ऐसे करनी है
और माइट भी आपके माइंड में ये सब चल रहा हो जिसकी बेस पे आपने ये रिएक्शन दिया। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो कि हम पावर से बाय नहीं कर सकते, और वो दुनिया में, पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है, दैट इज़ रिस्पेक्ट, दैट इज़ लव, प्यार है वो, कि हम वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे आपके टीचर्स ऐसे होंगे, जैसे आप अपनी स्कूल लाइफ में वापस चले जाएं, तो कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो बड़े स्ट्रिक्ट होंगे, जिनसे आपको बड़ा डर लगता होगा, उनकी आप रिस्पेक्ट भी उतनी नहीं करते होंगे। बट कुछ टीचर्स ऐसे होंगे जो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते होंगे, कभी रूड नहीं हुए होंगे, और आपने बड़ी दफ़ा उनकी बात नहीं भी मानी होगी, बट आप उनको रिस्पेक्ट बहुत करते होंगे, मतलब आपके दिल में उनकी वैल्यू बहुत होगी। बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट। और इससे पूरा कल्चर, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, जो घर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी डैमेज हो जाती है, वो सारी ख़राब हो जाती है। फिर घर का हर बंदा सफ़र कर रहा होता है, जस्ट बिकॉज एक बंदे की नॉलेज नहीं है या उनको अवेयरनेस नहीं है, तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा डैमेज कर रही होती है हमारे रिलेशनशिप्स को। इन सब स्किल्स को बहुत ध्यान से सुने। इसमें वो ये बता रहे हैं कि अगले बंदे को, हमने लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि हमने अगले बंदे को उसकी पाथ टू एक्शन जो है वो बताना है, उसको एक्सप्लोर करवाना है। लेकिन अक्सर औकात हो सकता है कि वो अगला बंदा सुनने की स्टेट में ही ना हो, आपकी बात ही ना माने, वो गुस्सा करे, वो आपके साथ हेट्रेड का एक रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, आपसे कभी बातचीत करने की उसका दिल ही ना करे। तो फिर ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप लाइक उनसे बातचीत कर सकते हैं, कह सकते हैं, रिफ्रेश कर दें, या आप उनको बताएं कि आपका पाथ टू एक्शन ये है। यानी कि पाथ टू एक्शन का मतलब कि क्या क्या पीछे हुआ जिसकी वजह से आप इस एक्शन की तरफ आए कि आपने इतना गुस्सा किया और आप इतने बुरे तरीके से आपने एक्ट आउट किया। रीफ्रेम करना है या उनको बताना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि हर इंसान का एक पाथ टू एक्शन होता है। हर इंसान जब कुछ देखता है, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर अपने आप को एक स्टोरी सुनाता है, उस स्टोरी की बेस के ऊपर वो अपने आप को फील करवाता है कुछ, उस फीलिंग्स के बेस के ऊपर वो अपना एक्शन देता है। तो ये जो सारी चीज़ें आप उनको बताते हैं, लास्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे थे। अब हो सकता है वो बंदा रेडी ना हो, अगला बंदा वो आपसे बातचीत करने के लिए रेडी नहीं है, वो बहुत गुस्से में है, वो आपसे नाराज़ है, वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहता। तो ऐसे क्या स्किल्स हैं जिनको आप अप्लाई करके ये चीज़ सीख सकते हैं? ये जो सारे स्किल्स हैं इनको हम इंक्वायरी स्किल्स कहते हैं। तो दीज आर बेसिकली पावरफुल लिसनिंग स्किल्स। ये लिसनिंग स्किल्स में इंक्लूड होते हैं कि आपके अंदर एक सुनने की सलाहियत कितनी अच्छी पैदा हो सकती है। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी ये बात की थी कि किस तरह से एक लिसनिंग स्किल इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारी लाइफ में, तो ये सारे वो लिसनिंग स्किल्स हैं कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, ये एक इंसान के साथ अच्छी कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं या इस गैप को ख़त्म कर सकते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आस्क कि जब अगला बंदा आपसे बातचीत करना ही नहीं चाह रहा और वो इंटरेस्टेड ही नहीं है आपसे बात करने में और गुस्से में भी बहुत ज़्यादा है, आप पहले खुद से कोशिश करके देखेंगे। अगर मामला हल नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली आप किसी दूसरे बंदे को ऐड करेंगे। सो आस्क इज़ वन ऑफ दोज इंक्वायरी स्किल्स। लिसनिंग स्किल में आती है ये चीज़ कि आप अगले बंदे से पूछ लेते हैं। अब पूछ लेने का मतलब, जैसे उस्मान साहब ने कहा कि मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ कि क्या मसला है, कोई बात है तो मुझसे कर लो। तो और भी बहुत तरीके होते हैं पूछने के। कोई अच्छा मुझे थेरेप्यूटिक वे बताएंगे आपके किस तरीके से, जैसे अक्सर औकात बड़ा कुछ काउंसलर्स ने आपसे पूछा होगा, तो हम पेशेंटली ये चीज़ पूछ सकते हैं अगले बंदे से कि आई एम नोटिसिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस, आई फील लाइक यू आर अपसेट टुडे, इज़ एवरीथिंग ओके? दिस इज़ अ राइट वे टू आस्क, बिकॉज वो आपके मूड्स को जज कर रहे होते हैं ना, लाइक ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि किस तरह से आपके मूड में चेंजेस आ रही हैं। एक दिन आपका मूड लो है, दूसरे दिन आपका मूड हाई है, उसके बेस के ऊपर पे वो आपको बताते हैं
बिकॉज बीइंग अ काउंसलर 100 डेज आपके साथ स्पेंड किए होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। नहीं आपको लग रहा होता है ना, वो शो कुछ और कर रहे होते हैं बट अंदर उनके कुछ और चल रहा होता है। और आपको क्या लगता है काउंसलर्स को ये बात नहीं पता चलती? क्लियर कट पता चल रही होती है। आप उनसे जब बात कर रहे होते हैं ना, इवन तब भी पता चल रहा होता है कौन सी बात सच्ची है, कौन सी बात झूठी है। तो प्रोफेशनल ऐਵੇਂ ही नहीं बने होते, कुछ पढ़कर कुछ रिसर्च करके ही बने होते हैं। तो आप इस तरह से बड़े नाइस टोन में, बड़े अच्छे लहजे में, बड़ी अच्छी आवाज़ में आप उनसे पूछते हैं कि मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है आज आप में, आज थोड़े से आप मुझे अपसेट लग रहे हैं, क्या सब ठीक है? कि लाइफ में कोई मसला चल रहा है, कोई इशू चल रहा है तो डिस्कस कर लें। आप उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि मतलब आई लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करना है आपने उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं देना कि तुम आज मुझे बड़े बुरे लग रहे हो। नो, यू से लाइक कि आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में कुछ चेंजेस हैं या आप थोड़े से अपसेट लग रहे हैं, थोड़े से डाउन लग रहे हैं। जब एक इंसान की नेचर ऐसी बन जाती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी लाइन ज़रूर होती है, कोई बैकग्राउंड ज़रूर होता है जिसकी वजह से उसकी नेचर ऐसी ट्रिगर हुई होती है। जैसे अल्कोहल यूज़ करके या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में अक्सर पेशेंट्स लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, बट एक्चुअली वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता, वो अंडर द इन्फ्लुएंस होते हैं। इसी तरह अगर एक इंसान बार बार आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो उसके पीछे इसका मतलब पहला तो ये है कि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं फील कर रहा आपसे बात करने के लिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये चीज़ होती है कि हम जब किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से हमने बातचीत करनी है। जैसे बड़ी दफ़ा ऐसे हुआ होगा कि आपने बहुत दफ़ा गुस्सा किया होगा और बार बार उन्होंने गुस्सा किया होगा, पीछे कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है ना माइंड में। तो जब ऐसा बंदा आपको मिले और वो ऐसा रिएक्शन दे आपको कि वो बार बार गुस्सा करता है, जब भी आप उनसे बातचीत करते हैं वो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, नाराज़ ही रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, अपसेट ही रहते हैं, एट दी एंड फिर आप इस सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं कि इनसे तो बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जब भी मैं इनके पास गया हूँ इनिशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, हमेशा इन्होंने मुझसे नाराज़गी ही शो की है, हमेशा इन्होंने मुझसे रूड तरीके से ही बात की है। तो इसका तो सबसे पहला मतलब ये है कि वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ही नीड्स हेल्प, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। जब कोई इंसान साइलेंस या वायलेंस में चला जाता है ना, दैट मीन्स कि वो क्राई फॉर हेल्प है, कि वो इतना बेबस महसूस कर रहा होता है अपने ही अंदर, उसे नहीं समझ में आ रही होती कि रिएक्शन क्या देना है, और वो आपसे हेल्प एक तरह से मांग रहा होता है। इसमें ये होता है कि हमारा ब्रेन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग बना होता है गुस्सा करने का, बिकॉज हमने लाइफ का एक हाफ चंक जो है वो गुस्से में गुजारा होता है और गुस्से में अपनी मनमानी भी बहुत की होती है। तो एक बड़ा लंबा टाइम पीरियड हमने गुस्से में गुजारा होता है। फिर जब हमें गुस्सा आ नहीं रहा होता ड्यू टू मेडिकेशंस या फिर हमने स्किल्स के थ्रू हमें अपने गुस्से को मैनेज कर रहे होते हैं, तो होता है ये कि हमें बुरा फील हो रहा होता है कि इस बात पे मेरा गुस्सा करना बनता था बट मैंने किया नहीं, मतलब हैरानगी वाली बात है तो मैंने नहीं किया। तो सबसे पहले तो इस चीज़ पे अपने आप को अप्रिशिएट करें कि बहुत अच्छी बात है आपने गुस्सा किया नहीं, बिकॉज गुस्सा तो आपको आया, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आया। बिकॉज रिमेंबर, हम ये चीज़ हम बार बार डिस्कस करते हैं कि गुस्सा एक आने वाला इमोशन है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। आप इसको आने से रोक नहीं सकते, हाँ आप इसको मैनेज कर सकते हैं। एक दफ़ा जब वो आ जाए, आपको गुस्सा आ गया है, आप अपने गुस्से पे काबू पा सकते हैं। तो वो आपने स्किल के थ्रू काबू पाया। गुस्सा हमारी लाइफ का एक न्यू नॉर्मल बन चुका होता है। अब हमें गुस्से के अलावा अगर कोई और, हम किसी और तरीके से रिएक्ट करें तो बड़ा एब नॉर्मल सा लगता है, बड़ा ऐसा अजीब सा फील होता है कि मैंने तो हमेशा गुस्से से ही बात की है, तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो इसलिए बिकॉज वो एक न्यू नॉर्मल बन चुका होता है। रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज़ से कि हम इतने गुस्से से बात सारी ज़िंदगी हमने की होती है, घर वालों से भी की होती है, ख़ुद से भी की होती है, जो सामने आता है उससे करते हैं। अब जब हमें गुस्सा आ ही नहीं रहा, हम गुस्से को मैनेज कर रहे होते हैं, तो हमें बुरा लग रहा होता है। ये तो बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज हम इस न्यू नॉर्मल को ब्रेक कर रहे हैं। इट्स लाइक कि आप एक हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि गुस्सा, लड़ाई नहीं हुई है, कोई घर में कोई बहस नहीं हुई, बहुत अच्छा साइन है ये। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ शुरू में तो अब नॉर्मल लग रही है। इसी तरह जैसे जब आपने पहली बार गुस्सा किया था ना अपनी मदर के साथ, तो वो चीज़ बड़ी, आपको भी बाद में बड़ा रिग्रेट हुआ होगा, मदर को भी बुरा लगा होगा, उनको भी फील हुआ होगा कि ये कैसा बिहेवियर है, ऐसा तो कभी जुब्ता ने रिएक्ट नहीं किया जैसे वो अभी कर रही हैं। इस तरह से वो एक नई चीज़ थी, उस टाइम पे अजीब लगा था। आहिस्ता 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 फिर हमने उसी गुस्से की स्टेट में रहना, उसी डर की स्टेट में रहना सीख लिया। टाइम लगेगा ना, आप उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आप उस न्यू नॉर्मल को ओल्ड नॉर्मल बना रहे हैं। आप एक न्यू नॉर्मल एक और सेट कर रहे हैं, विच इज़ कि ना गुस्से से बात ना करके। तो ये आपको टाइम लगेगा अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सेटल डाउन होने में। अजीब तो लगेगा, हैरानगी भी हो रही है, क्यूरियोसिटी भी हो रही है, बट इट्स अ गुड साइन। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है।
तो अक्सर औक़ात हम भी बड़े लोगों पे गुस्सा कर देते हैं और बड़ी दफ़ा हम बार बार करते हैं, तो हमारे पीछे हमारे पास एक जस्टिफिकेशन होती है कि मैंने जो अगले बंदे पे गुस्सा किया वो इस वजह से किया बिकॉज़ ये हमेशा ही मेरे साथ उखड़ा उखड़ा रहता है। मैं जब भी इसको देखता हूँ, मैंने आज तक इसको स्माइल करते हुए नहीं देखा, तो क्या फ़ायदा इससे तरीके से बात करके, इसीलिए मैं इससे आराम से बात ही नहीं करता। मैं जब भी बात करता हूँ गुस्से से ही बात करता हूँ। तो आपके पास अपनी एक स्टोरी होती है, इसी तरह सिमिलरली अगले बंदे के पास भी वही सेम स्टोरी होती है और उनके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप किसी के साथ डायलॉग में होते हैं तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू नाउ। ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है या आपकी सैनिटी का सवाल नहीं है, ये अगले बंदे की सैनिटी का भी सवाल है। उनके भी स्टेक्स उतने ही इन्वॉल्व्ड हैं जितने ही स्टेक्स आपके इन्वॉल्व्ड हैं। तो ये चीज़ दोनों एंड से आती है, एक एंड इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता। ये जो ट्रीटमेंट है ना मिस एडिक्शन का ट्रीटमेंट, इट्स लाइक इन कर्व्स, इट्स अ कर्वी ट्रीटमेंट, इट्स नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। एक महीना आपको बिल्कुल अच्छे दिखेंगे, द नेक्स्ट मंथ वो आपको बड़ा डाउन फील होंगे, नेक्स्ट वीक वो आपको बड़ा हैप्पी रिलैक्स फील होंगे। तो ये कर्व ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट्स और फैमिलीज अक्सर बड़ा परेशान हो जाती हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन हम उनसे कह रहे होते हैं कि ट्रीटमेंट का तकाजा है, ये ट्रीटमेंट ऐसे डिमांड करता है, ये अप्स एंड डाउन आना इज़ अ नॉर्मल स्टेट। उसको अपनी फ़िक्र है, देखिए चाहे जैसी मर्जी प्रॉब्लम है, बट द पॉइंट इज़ कि वो अपनी रिकवरी को लेकर सेल्फिश है। एक अलग डायमेंशन है ये चीज़ कि जिस दिन आप ये चीज़ सीख जाएंगे ना कि आपने अपनी रिकवरी को लेकर सेल्फिश होना है, जैसा आपकी रिकवरी डिमांड करती है उसके ऊपर कोई आंच ना आए, आप वैसे चलें, फिर ही असल ग्रोथ होती है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी है, अपने आप को अहमियत देनी है। कि हम लोगों की उनके जजमेंट्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अपनी ज़िंदगियाँ नहीं गुजार सकते। हमारी अपनी लाइफ है, हमने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है और जैसे हम चाहते हैं हमने वैसे स्पेंड करनी है। कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। जिसी तरह सिगरेट हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं पिला सकता। क्या कोई है अभी तक यहाँ पे ऐसा जो कहता हो कि मुझे ज़बरदस्ती सिगरेट पिलाया गया? सब अपनी मर्ज़ी से पीते हैं। तो हमारी बाकी हर चीज़ में हमारी मर्जियाँ चलती हैं, बट ये दवाइयों के मामलों में, इलाजों के मामलों में हम कहते हैं कि हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है। पीयर प्रेशर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है उसको, लेकिन चॉइस आपके पास होती है एट दी एंड। ये ऑप्शन आपके पास होती है कि आपने वो सिगरेट पहला कश लेना है कि नहीं लेना, हाथ में पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, ये ऑप्शन आपके पास उस टाइम पता नहीं होता। लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, इतनी एजुकेशन नहीं होती है, हमें इतना पता नहीं होता कि हमने किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। क्यूरियोसिटी बहुत हमारे अंदर होती है कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहली और आखिरी रीज़न, जो मेन रीज़न है ना नशा शुरू करने की, दैट इज़ मूड की ख़राबी। मूड की ख़राबी हुई तो हमने नशे की तरफ गए, हम नशे की तरफ इन्फ्लुएंस्ड हुए, अट्रैक्ट हुए उसकी तरफ, हमें नशों पसंद आना शुरू हुए। मूड की ख़राबी। इसी तरह आप जितनी भी और नफ्सियाती बीमारियां होती हैं उनमें भी मूड की ख़राबी होती है, तो हम बाकी चीज़ों की तरफ जाते हैं और हमारे रवैये ख़राब होना शुरू होते हैं। आप उनसे उनके इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अक्सर आपने उनसे कोई और बात करनी है, कोई नशे से रिलेटेड कोई परमिशन लेनी है या उनसे कोई और बात करनी है। जैसे फैमिलीज़ ने अपने पेशेंट्स को ये कहना होता है कि प्लीज़ नशा छोड़ दो, प्लीज़ इससे दूर रहो, प्लीज़ गुस्से से दूर रहो, अपना रवैया ठीक कर लो। फैमिली ने ये बात अपने लव्ड वन को करनी होती है, लेकिन वो क्या पूछते हैं पहले कि खाने में क्या बनाऊँ आज, तबीयत ठीक है, आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, रात को किस टाइम पे सोए थे। लाइक बड़े नॉर्मल टोन पे, बड़े इजी टोन पे उनसे बात कर रहे होते हैं और बड़ी अच्छी पेस पे उनसे बात कर रहे होते हैं। फिर एक पेस बनाते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं और फिर एक्चुअली बात करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चंस पूछ लेते हो, आप क्वेश्चनिंग करते हो, लेकिन वो क्वेश्चनिंग इस तरीके से होती है कि आप उनको बुरा नहीं फील करा रहे होते, आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे होते या आप उनको स्नब नहीं कर रहे होते, आप ऐसी किसी कंडीशन में नहीं होते। आप उनसे सिंपली पूछते हैं कि मुझे आपके रवैयों में कुछ चेंज दिख रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है, क्या सब ठीक है, सब मसला कोई इशू तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो मुझसे डिस्कस करो, हम बातचीत कर लेते हैं इस बारे में, शायद मैं आपकी बेहतर तरीके से हेल्प कर सकूं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आप उनको डिफरेंट इस तरह से पुल करते हैं कि वो आपको एक्चुअली में अपने मसले की बात बता दें। फिर भी अगर वो आपको नहीं बताते कि उन्हें किस वजह से गुस्सा आया हुआ है, वो किस वजह से नाराज़ है, तो आप सेकंड जो स्किल है उसको यूज़ करते हैं, विच इज़ मिरर। आस्किंग से मसला हल नहीं होता, किसी को सवाल डायरेक्ट पूछ लेने से वो फिर भी आपको जवाब नहीं देता। मिसाल के तौर पर मैं बिलाल साहब से पूछूंगी, बिलाल साहब क्या सब ठीक चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है, मुझे लग रहा है आप थोड़े से डाउन से हैं, कोई सब ठीक तो है? बिलाल साहब का आगे से रिस्पॉन्स टोटल साइलेंट है, कुछ नहीं कहा उन्होंने आगे से और बिल्कुल चुप है, या उन्होंने अपनी आईब्रोज जो हैं वो ऊपर कर ली हैं, या मुझे उनका ऐसा फ़ील हो रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने अपने जो है शोल्डर्स जो हैं वो स्ट्रक किए हैं, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ है कि कोई मसला तो है।
लेकिन उन्होंने मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दी है, उन्होंने मुझे बिल्कुल चुप रह के कुछ भी नहीं कहा आगे से। उस केस में अगर मेरा आस्किंग हेल्प नहीं की तो मैं सेकंड स्किल की तरफ जाऊंगी, विच इज़ मिररिंग, कि आप मिरर करते हैं। मिरर का मतलब जैसे शीशा के, जब आप शीशे में खड़े होते हैं तो आप अपने ही आप को देख सकते हैं, आपको अपने ही एक्शंस, अपने ही रवैये नज़र आ रहे होते हैं। सिमिलरली आप अगले बंदे को हेल्प करते हो उसके एक्शंस या उसके रवैयों को बताने में, आप मिरर करते हो, उसको मिरर दिखाना है कि राइट नाउ जैसे अगर कोई बंदा गुस्सा कर गया है और उसने आपसे रूड तरीके से बात की है तो आप उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, बट अभी आपके आईब्रोज जो हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे, आपकी चीक्स बहुत ब्लश्ड हैं, या आप मुझे गुस्से में लग रहे हैं, आपकी टोन ऊपर हो रही है, तो आप उनको लॉजिक्स एंड फैक्ट्स बताते हो। सो दिस इज़ मिररिंग, कि आप उनको फैक्ट्स और लॉजिक्स की बेस के ऊपर बात करते हैं। नहीं, आप उनको बताएंगे कि आप जो बात करें मैं आपकी बात सुन तो रहा हूँ, लेकिन आपकी टोन थोड़ी ऊपर हो गई है, तो उससे एकदम से एक रियलिटी चेक मिलता है कि अच्छा मैं वाकई में मैंने गुस्सा ज़्यादा कर लिया है या मैं गुस्से में आ गया हूँ। यस, हो सकता है कि वो आपके ऊपर और ज़्यादा और गुस्सा करें। तो यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने मिररिंग इस्तेमाल की, उन्होंने दोनों पार्टीज़ के रिएक्शंस, दोनों पार्टीज़ के एक्शंस बताए कि आपने इस तरह से बिहेव किया, पेशेंट ज़रा रूड हो गए, एक मॉब क्रिएट कर लिया, एक गैंग अप कर लिया और गैंग अप करके अगले बंदे की तरफ आ गए रूड तरीके से, भागते हुए गुस्से में। और ऑन दी अदर हैंड जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने भी ऐसे किया, वो भी थोड़ा गुस्से में आ गए। तो दोनों साइड की स्टोरीज़ जो है वो उनको बताई मिररिंग के थ्रू। तो ये है मिररिंग का कॉन्सेप्ट कि किस तरह से आप चीज़ों को मिरर करते हैं, किस तरह से आप अगले बंदे को आईना दिखाते हैं फैक्ट्स एंड लॉजिक्स की बेस पर। याद रखना है कि फैक्ट्स और लॉजिक्स नहीं भूलने, उनको मिस आउट नहीं करना। आईना दिखाने से मुराद ये नहीं कि आप उनकी सिर्फ बुरी साइड उनको बता दें, आप उनको उनका मिरर कराते हैं, आप उनको उनकी जो फैक्ट आप एक्चुअली में देख रहे हैं आप उनको वो बताते हैं। तो मिररिंग में कि आप अगले बंदे को लॉजिक और फैक्ट्स की बेस पर आईना दिखाते हो, आप उनको बताते हो कि आपकी टोन ऊपर हो रही है, आप गुस्से में आ रहे हो, आपकी चीक्स ब्लश कर रही हैं, आप स्माइल करो, या आप इवन अगर आपके साथ कोई अच्छी कॉन्वर्सेशन में बिल्ड किया हुआ है, किसी से आपकी बातचीत हेल्दी टॉक चल रही है, आप उस केस में भी मिरर यूज़ कर सकते हैं। आई कैन सी दैट यू आर स्माइलिंग, दिस इज़ मिररिंग। असर्टिव रहना है, आपने गुस्से का इस्तेमाल नहीं करना। देखें, जहाँ आपने गुस्से का इस्तेमाल किया सारा मसला वहीं से ख़राब हो जाएगा। मिररिंग बहुत ज़्यादा चीज़ों को हेल्प करती है। हमारे गुस्से की जो शिद्दत होती है ना वो कम हो जाती है मिररिंग से। जब आप अगले बंदे को आईना दिखा रहे हैं, जब अगले बंदे को लॉजिक्स और फैक्ट्स की बेस पर उन्हीं के एक्शंस उन्हीं को बता रहे हैं, तो उससे उनके गुस्से की इंटेंसिटी कम हो जाती है। देखिए, मैं आपको ये तो कह ही नहीं रही ना कि आपने उनको ये कहना है कि जो उनकी दिल की बात है आप वो बता दें। आपने सिंपल जो देख रहे हैं वो बताना है। आप अगले बंदे को सिर्फ ये बता रहे हैं कि आपकी टोन ऊपर हो गई है, इससे अगला बंदा गुस्से में जा सकता है, नो डाउट वो जा सकता है। वो जब गुस्से में दोबारा जाएगा आप फिर से दोबारा उसको कहेंगे। अब आपकी आई कैन सी दैट कि आपकी टोन अब और ज़्यादा ऊपर हो गई है, आप और ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। मतलब ये सारे वो स्किल्स हैं, ये सीक्वेंस वाइज हैं। अगर आस्किंग से काम नहीं चल रहा तो मिररिंग से आप चलाएंगे। अगर मिररिंग से नहीं चलेगा तो आप नेक्स्ट स्किल इस्तेमाल करेंगे विच इज़ पैराफ्रेजिंग, आप उस तरफ जाएंगे। लेकिन पहले आपने कोशिश करनी है कि मिररिंग से काम चल जाए। पहले आपने कोशिश करनी है कि आप उनको फैक्ट्स एंड लॉजिक्स बताएं, हर तरीके से, हर एंगल से आप उनको बताएं कि अच्छा आप इस तरह से आपकी टोन ऊपर हो गई है। अगला बंदा अगर गुस्सा करेगा आप उनको दोबारा बताएंगे। मिररिंग का फ़ायदा ये है कि इससे अगले बंदे की इंटेंसिटी गुस्से की कम हो जाती है और अगले बंदे को एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि राइट नाउ मेरा गुस्सा करना इतना बनता नहीं था जितना मैं कर गया हूँ। बिकॉज जब इंसान गुस्से में होता है ना दानियाल साहब, तो वो अपने होशो आवाज़ खो बैठता है। ऐसा ही है, उसको कोई होश नहीं रहती वो क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगले बंदे को होश में लेकर आएँ और उनको एक रियलिटी चेक दें। मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि आप एक स्किल को नहीं बल्कि 2-3 स्किल को इस्तेमाल करें। मल्टीटास्किंग, एक से ज़्यादा हुनर इस्तेमाल करना। जैसे आप ड्राइविंग है, ड्राइविंग में आपका एक स्किल लग रहा होता है कि आपके हैंड मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो ये मिररिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपने अगले बंदे को आईना सिर्फ और सिर्फ वही दिखाना है जो आप देख रहे हैं। देखिए, आपने एग्जैजरेट नहीं करनी कोई बात। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आपकी टोन भी ऊपर हो गई है, साथ साथ आप जो है बदतमीज़ी भी करना शुरू हो गए, आपकी वर्बल अब्यूसिव भी हो गए हैं वर्बली, या आपकी लैंग्वेज भी ख़राब हो गई है, हालांकि उनकी लैंग्वेज ख़राब नहीं हुई। तो दिस इज़ एग्जैजरेटिंग, दिस इज़ चीटिंग ऑन योर साइड कि आप उनको प्रॉपरली मिरर नहीं दिखा रहे, आप फेक कर रहे हैं। आप डिलूजन्स के साथ, आप इल्यूजन्स के साथ उनको मिरर दिखा रहे हैं। तो जो बात है एग्जैक्ट उसको वैसी ही आपने बात करनी है, कोई गोल मोल नहीं करनी, कोई हेरा फेरी नहीं करनी, कोई बात आगे पीछे नहीं करनी। ठीक है, ये है मिररिंग। जो अच्छा,
जैसे अभी अफरीद साहब ने कहा कि अगला बंदा गुस्सा कर जाए और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाए फिर भी उससे काम ना चले, तो फिर क्या किया जाए? उस केस में हम पैराफ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराफ्रेजिंग एक ऐसा स्किल है जो काउंसलर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। पैराफ्रेजिंग का एक फ़ायदा ये है कि अगले बंदे को ये शो होता है कि यस मेरी बात सुनी गई है। रिफ्लेक्ट अपॉन करना। सो पैराफ्रेजिंग का मतलब बेसिकली होता है ये कि आप अगले बंदे की बात को रीफ्रेज करते हैं। जैसे आपने मुझसे बात की है कि मुझे इतने दिन हो गए, मैंने 15 साल से पहला सिगरेट मैंने 14 साल की उम्र में पिया था, फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मैंने हैश स्टार्ट की, फिर आई मूव टू, मैंने सब्स्टिट्यूट किया, मैं अल्कोहल की तरफ आया, फिर आप अपनी पूरी लाइफ बताते हैं। तो एंड पे काउंसलर्स आपको ये कहते हैं कि अच्छा तो दैट मीन्स कि यू आर अ पॉली ड्रग यूज़र। सो दिस इज़ पैराफ्रेजिंग कि आपने उनकी पूरी बात का एक क्रक्स निकाल दिया। मतलब हम उनको कह देते हैं कि अच्छा आप पॉली ड्रग यूज़र रहे हैं, आप ड्रग्स को सब्स्टिट्यूट करते रहे हैं, तो आपसे जब अगला बंदा गुस्से की हालत में बात कर रहा हो तो आप उनकी बात को पैराफ्रेज कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यू आर ट्राइंग टू से कि मैंने गलत किया है। जैसे अगला बंदा आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, वो कह रहे हैं कि सारी की सारी गलती आपकी है, आपने ही मेरे साथ बुरा किया, या आपने मेरे साथ बुरा सलूक किया, या जो भी है, तो आप उस केस में पैराफ्रेज करते हैं। आप उनको उन्हीं के सेंटेंस को रीफ्रेज कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को बीच में ऐड कर कर। तो दिस इज़ पैराफ्रेजिंग। बट वो सेंटेंस आई लैंग्वेज में हो, वो असर्टिव हो, वो अच्छा हो, वो थेरेप्यूटिक हो, उसमें कोई गलत बात ना हो, कोई गलत बयानी ना हो। सो दिस इज़ पैराफ्रेजिंग। डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, हर प्रोफेशन में ये चीज़ यूज़ होती है। लॉयर्स भी यूज़ करते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी स्किल। इससे अगले बंदे को क्या साइन जाता है? अप्रिशिएटेड फील करता है, वो सेफ फील करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसे लगता है कि वाकई में मेरी बात सुनी गई है। उसे ये फील होता है कि मेरे साथ एम्फेथाइज किया जा रहा है। तो पैराफ्रेजिंग इतना अच्छा स्किल है कि आप इससे अगले बंदे को ये रियलाइज़ करा सकते हो कि यू आर सेफ नाउ, यू आर इन सेफ हैंड्स, यू कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग। मतलब आप इतना सेफ फील करवा लेते हो अगले बंदे को। हाँ, आप कह सकते हैं अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। आप उनके अल्फाजों को तो रिपीट नहीं करेंगे, वो जो आपको अब्यूसिव वर्ड्स बोल रहे हैं आप वो तो रिपीट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट लाइक हिम। आप इतनी लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधेंगे, आप सिंपल 2 सेंटेंस में उनकी पूरी कहानी को पैराफ्रेज करेंगे। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन एंड आई हैव डन रॉन्ग विद यू, दैट्स इट। अगर वो ऐसा आपको रियलाइज़ करवा रहा है तो उसको ये भी एहसास होगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, इतना मेरा बोलना बनता नहीं था जितना मैंने बोल दिया। ठीक है, तो ये पैराफ्रेजिंग का फ़ायदा होता है। एज अदर्स बिगिन टू शेयर देयर पार्ट ऑफ स्टोरी, रीस्टेट। मतलब आप रीस्टेट करते हैं कि अगले बंदे की बात को अपने अंदाज में करना, रीस्टेट कर देना, अपनी फीलिंग्स बीच में ऐड कर देना। अगले बंदे ने जो एक लंबी बात की है उसको आप अपनी फीलिंग्स में, अपने अल्फाज में बयान करते हो। तो ये है पैराफ्रेज, कि अपने अल्फाज में जो आपको समझ आई है। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आपको अपने माइंड में भी क्लियर हो जाता है कि यही बात एग्जैक्टली हुई थी। ये आपकी बीमारी की अलामत है कि आप ये जो पैराफ्रेज करते हैं ये बीमारी का पार्ट बन चुका है। लाइक आप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं एंड यू फील सेटिस्फेक्शन ओवर दैट। जैसे आप अक्सर करते हैं ना, बात रिपीट करते हैं, उन्हीं की बात को रिपीट करते हैं, जो भी फैमिली काउंसलर जिसकी भी बात होती है उसको रिपीट करते हैं। आपके केस में चूंकि आपका जो मसला है वो सोच की बीमारी है, आपको सोचों की एडिक्शन है, तो आपके अंदर ही एक जंग चल रही होती है, इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन फील होती है अपनी बात करने में, अपनी अगले की बात को रिपीट करने में। तो जो आप करते हैं दैट इज़ रिपीटिंग, रेपिटिशन होती है वो, कि मैंने आपसे एक बात की है कि आज आपकी मीटिंग नहीं होगी, आप मुझसे दोबारा पूछते हैं अच्छा आप ये कह रही थी कि आज मेरी मीटिंग नहीं होगी। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर डिजीज़। ठीक है, ये पैराफ्रेजिंग में नहीं आएगा। पैराफ्रेजिंग कि आप उनकी बात को खुद के समझने के लिए और उनको भी एक अच्छे अंदाज में समझाने के लिए उनकी बात को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, समटाइम्स होता है कि पैराफ्रेजिंग से काम नहीं चल रहा, अगले बंदा को आपने मिररिंग भी करके देख लिया, आपने उनको पूछ के भी देख लिया, आपने उनको पैराफ्रेज भी करके देख लिया, फिर आप उनको प्राइम करते हैं। इफ अदर्स कंटिन्यू टू होल्ड बैक, प्राइम। ये एक बड़ा पावरफुल लिसनिंग स्किल है। अब इसमें आपकी सबसे ज़्यादा लिसनिंग स्किल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, प्राइमिंग में बेसिकली ये होता है कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल गेस लगाते हैं कि अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, या वो किस वजह से उसने गुस्सा किया है, या क्यों ऐसा हुआ है। आप उनसे इस तरह से बात करेंगे, आई एम गेसिंग कि यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम, आई गेस यू डोंट फील ओके, आई गेस यू डोंट वांट टू टॉक टू मी राइट नाउ। सो दिस स्किल इज़ बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस नाउ। आप एक टाइम पे मिरर भी कर सकते हैं और एक टाइम पे पैराफ्रेज भी कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ मोर देन वन स्किल्स एट अ टाइम। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, आप इस तरह से कर सकते हैं। इस पे लिखा हुआ है कि एट व्हाट दे मे बी थिंकिंग एंड फीलिंग, कि यू मेक योर बेस्ट गेस कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं।
क्या उन एक्शंस क्या हैं, वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप गेस लगाते हैं। अब ये गेस किस बेस पे लगाते हैं? ये गेस आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे लगाते हैं, ये गेस आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे लगाते हैं। वो ऑब्जर्वेशन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं जो कि आपने खुद को एक स्टोरी सुनाई है, वो नहीं, जो एक्चुअली में उस टाइम पे हालातों वाक़यात हैं, उसकी बेस पे आप गेस लगाते हैं और अगले बंदे से पूछते हैं कि आई गेस आज आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आई गेस आप बहुत गुस्से में हैं, तो आई थिंक वी शुड टॉक टुमारो। अगर अगला बंदा कोई बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करती है चीज़, प्राइमिंग। मिरर नहीं, आप गेस कर रहे हैं ना, आपने गेस लगा लिया, मिरर में आपने उनको बता दिया कि आप कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो आप गुस्से में लग रहे हैं, आप गुस्से में आना शुरू हो रहे हैं, आप फेशियल एक्सप्रेशन, आप फिज़िकल चीज़ के को देखकर फिर आप उनको बता रहे होते हैं, वो मिररिंग होता है। लेकिन प्राइमिंग में आप गेस लगाते हैं, आप पूरा गेस कर देते हैं कि राइट नाउ आप गुस्से में लग रहे हैं, राइट नाउ आप नाराज़ हैं, मुझे फील ऐसा हो रहा है कि आप कोई बात करना चाह रहे हैं बट वो कर नहीं पा रहे। एक्शंस की बेस के ऊपर या उनकी फीलिंग्स या उनकी थॉट्स की बेस के ऊपर आप इस तरह से गेस लगाते हैं। सो ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है उस केस में जब अगला बंदा बिल्कुल ही साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जब वो कोई बात ही नहीं करता, वो बिल्कुल चुप रहता है, जैसे कि अब्दुल रहमान साहब, ये बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई बात नहीं करते, कोई जवाब नहीं देते। फैमिली मीटिंग्स में भी फैमिली से कोई बात नहीं करते थे, तो उस केस में फैमिली प्राइम ही कर रही होती थी, फैमिली गैस ही लगा रही होती थी कि थोड़ी तो बेहतरी आई है, कुछ तो बता दो, या क्या फील करते हो क्या नहीं फील करते, तो गैसिंग ही चल रही होती थी उसके। लेकिन गैसिंग ने हेल्प की। अब अब्दुल रहमान साहब थोड़ा सा बोलना शुरू हुए हैं। ये जो चारों स्किल हम सीखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम लिसनिंग स्किल्स हैं। आई रियली वांट कि आप इन सब स्किल्स को अपने माइंड में रखें, इनको अपनी आने वाली मीटिंग्स में अप्लाई करना शुरू करें। याद रखिए, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आप सीख नहीं सकेंगे। तो मीटिंग्स एक बड़ा अच्छा फोरम होता है जिस पे आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।